नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र बिश्नोई एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रविंद्र बिश्नोई को लेकर के। दोस्तों, जो हमारी मंथन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर लेवल 2 एसएसटी के अंदर बच्चों की काफ़ी डिमांड भी है कि उनकी यूनिट के बारे में कुछ बताया जाए कि जो टेस्ट सीरीज के दौरान उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों के अंदर कहाँ से उठाए जा रहे हैं, क्या लेवल है, या मेन रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाएंगे, या फिर देखने में सिलेबस बहुत बड़ा लगता है तो उस सिलेबस को तैयार कैसे किया जाए, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इस सिलेबस को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसी आपकी समस्या को दूर करते हुए मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की तो सबसे पहले तो आपको जो आपका यूनिट का सिलेबस है वो आपको ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। जो डिपार्टमेंट की साइट पर हमें कंप्लीट एसएसटी का सिलेबस दिया है उसे कुल 13 यूनिटों में डिवाइड किया गया है और उन 13 यूनिटों में से अंतिम जो 2 यूनिट हैं वो शिक्षण विधियों से जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं शुरुआती 11 यूनिट की। तो जो शुरुआती 11 यूनिट हैं उन्हें भी बड़े व्यवस्थित तरीके से कवर किया गया। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआती यूनिट जो है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। जो पहली यूनिट है उसके अंदर इतिहास से जुड़े हुए बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। जो आदि मानव है, जो मानव के इतिहास की शुरुआत हुई उसके बारे में हमसे जानकारी पूछी गई है। मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमें वो पढ़ना कैसे है। दोस्तों, सभी यही बोलते हैं कि आरबीएससी की बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरी की पूरी किताब उठा करके पढ़ने लग जाओगे। अगर पूरी किताब को उठा लेंगे तो हम उसे कंठस्थ भी नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी जो हमारी ज़रूरत है एग्ज़ाम के अंदर उस ज़रूरत के अनुसार नहीं पढ़ पाएंगे। अब मैं वापस मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो भी यूनिट पढ़नी है उस यूनिट के अंदर जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए, उन टॉपिकों को अलग से आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपके एक तो माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि मैंने पढ़ना क्या है आज। जैसे यूनिट 3 की बात करते हैं, यूनिट 3 के अंदर अब जो टॉपिक है जैसे कि उसमें भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, भक्ति या सूफी आंदोलन है, या फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, या फिर हम इसमें देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारत के ऊपर जो प्रभाव है, औपनिवेशिक जो भारत है उस पर ब्रिटिश प्रभाव हो गया, मुगल एवं राजपूत संबंध हो गए, इनके बारे में बातचीत की गई है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें। तो भाई सिंपल सी एक बात है, जब हमसे ये मैटर पूछा गया तो आप सबसे पहले क्या करो, कक्षा 6 की बुक उठा करके देखो एसएसटी की। कक्षा 6 की बुक के अंदर आपको कुछ खास मैटर वहाँ पे मिलने वाला नहीं है। आप एसएसटी की बुक कक्षा 6 की अगर उठाओगे उसके अंदर आप देखना, सबसे पहले आपने देखना क्या है, आप ये देखो कि उसके अंदर जो चैप्टर की डिटेल्स दी गई है शुरू के अंदर कि कौन सा पार्ट है इसके अंदर, क्या उन पाठों के अंदर आपके दिए गए टॉपिक में से कुछ मिलान हो रहा है। अगर हो रहा है तो सिर्फ वो पार्ट पढ़ना है, वरना आप उसको छोड़ दीजिए। अब आप आ जाइए कक्षा 7 के अंदर। कक्षा 7 में आपको भक्ति एवं सूफी आंदोलन का भी मिल जाएगा, उसके अलावा मुगल राजपूत संबंधों के बारे में मिल जाएगा, और इससे जुड़े जो पार्ट हैं टॉपिक से जुड़े हुए सिर्फ वो पार्ट आप बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। और पढ़ते समय आपने क्या ध्यान रखना है, आपने फॉर्मेलिटी नहीं करने की पार्ट शुरू से, हाँ जी जैसे तोते की तरह जैसे हम बचपन में पढ़ रहे थे वैसे हमने पढ़ना शुरू किया और उसको हमने ख़त्म कर दिया पढ़ते हुए। ऐसे नहीं पढ़ना। एक दिमाग में लेकर के चलिए कि आपने इस पार्ट में से प्रश्न बनाने हैं। अब उन प्रश्नों को आप कैसे बनाओगे। अगर आप रीट के एग्जामिनर होते, आप वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे होते तो आप कौन सा प्रश्न बनाते, उस तरीके से पढ़ो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अच्छा कहानी हुई क्या थी, मुद्दा क्या था। जैसे हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं 1857 की क्रांति, तो भी समझने वाली बात सिंपल सी है, भी क्रांति शुरू कैसे हुई थी, क्या था, राजस्थान का उससे क्या संबंध था, कौन से लोग जुड़े थे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर इसका अंत हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, उसको व्यवहारिक जीवन में लेकर के चलिए। व्यवहारिक जीवन का मतलब खुद को उसके साथ अटैच कर लीजिए। भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो एक स्टोरी माइंड सेट में दिमाग में सेट कर लीजिए ना कि उत्तर भारत के संत थे और दक्षिण भारत के संत थे, कुछ शैव थे तो कुछ वैष्णव थे, तो उनके बारे में क्या है अवधारणाएं अगर डिवाइडेशन करोगे तो कुछ भी नहीं है। जो शैव मतावलंबी हैं उनको आप अलग कर लीजिए, जो वैष्णव हैं उनको अलग कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए। बड़े लिमिटेड से 10 या 12 संतों के बारे में बात की गई है तो आपने उन संतों की जीवनी के बारे में पढ़ना है और पूरी कहानी नहीं पढ़नी।
आपने तो ये पढ़ना कि इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है, और उस चीज़ को वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो आपकी जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर मुश्किल से 5 या 6 पाठ ही बनते हैं जिनमें से प्रश्न बन सकते हैं। आप कक्षा 7 के अंदर वो पाठ देख सकते हो, उसके बाद कक्षा 10 के अंदर उन पाठों को आप देख सकते हो, बीच में 8 और 9 के अंदर भी आपको शायद कुछ चैप्टर मिल जाए। आपने पूरी किताब पढ़ने का ठेका थोड़ी उठा रखा है कि आप सिर्फ, जैसे आपको टारगेट दिया है कि थर्ड यूनिट का आपका टेस्ट होगा, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि थर्ड यूनिट के चक्कर में आप क्लास 3 से लेकर के 10 तक बुक पढ़ने लग जाओ या 12 तक बुक पढ़ने में लग जाओ। सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है। देखो, मेहनत करनी है तो घोड़े की तरह करनी है, गधे की तरह नहीं करनी है। हमने रेस जीतनी है, बाहर नहीं ढोना। गधे और घोड़े कहने का मतलब ये है, गधा जो है वो बाहर ढोता है, मेहनत कर रहा है, वो बाहर ढो रहा है, लेकिन हम तो रेस में उतरे हुए हैं, हमें बाहर नहीं ढोना इतनी सारी चीज़ों का। तो जितना कम सामान होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप मेरे कहने का अर्थ आप समझ चुके होंगे, तो मेरे कहने का अर्थ यही है कि आप टॉपिक को उस पाठ में से उठाइए, उस किताब में से उठाइए, और फिर सिर्फ वो टॉपिक पढ़िए, फालतू का नहीं पढ़ना। जैसे कि बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की है तो उसमें किसान आंदोलन नहीं घुसा देना। वहाँ पे आप कहीं पे प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने लग जाओ, किसान आंदोलन पढ़ने लग जाओ। भी जब हमसे स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है तो वहाँ पे किसान और प्रजामंडल आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको टॉपिक वाइज स्टडी करना है। अब मंथन टेस्ट सीरीज का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें मेरा उद्देश्य यही है कि आप पहले यूनिट को टुकड़ों के अंदर पढ़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी पूरी सभी यूनिट्स जो है कवर हो जाएगी। जैसे पिछले 2 टेस्ट हुए, पहले टेस्ट में शायद आपको अंदाजा नहीं था किस तरीके से पेपर होगा, फिर भी पहला टेस्ट जो था थोड़ा ईजी था। ईजी इसलिए था कि केवल 3 ही उसमें टॉपिक थे और उन टॉपिकों में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब सेकंड टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने क्या यूनिटी नहीं दिखाई, थोड़ी वो दिमाग नहीं लगाया आपने कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा माइंडसेट क्या चल रहा है। मेरा माइंडसेट चल रहा है बिल्कुल एक एग्जामिनर की तरह। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मुझे रीट का एग्ज़ाम बनाना होता, अगर मुझे बोला होता कि आप रीट का एग्ज़ाम बनाइए, तो मैं कौन से क्वेश्चन उठाता। तो अब उसी तरीके से आपने पढ़ना है कि आपको जैसे थर्ड यूनिट दी हुई है, आपके पास अभी भी 2 दिन का समय है। अगर आज की रात की बात करते हैं, आज की रात है, कल का दिन है, परसों आपका एग्ज़ाम होगा, परसों भी आप उस एग्ज़ाम को शाम को 5 बजे के बाद भी अटैम्प्ट करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परसों का दिन भी आपके पास है। आपने गिनती के 4 या 5 पाठ पढ़ने हैं ध्यान से, और वो भी पूरे नहीं पढ़ने। आपने सिर्फ वो पढ़ना है जो आपका टॉपिक है। और ऐसा ही आप एनसीईआरटी की बुक उठा करके भी देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। अब 2 बातें आती है मुद्दे की। एक बात तो ये आती है कि जी सर वो बुक्स हम कहाँ से लेकर के आए, सारी बुक तो हमारे पास है ही नहीं, आरबीएससी एनसीईआरटी। तो देखिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है मंथन सीरीज जो बहुत सारे बच्चों के पास है, और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। देखिए ज़्यादा कोई खेल नहीं है, गूगल के अंदर आपने सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जैसे कि आपने 7वीं की एसएसटी की बुक डाउनलोड करनी है, आप गूगल में सिंपल सा सर्च कीजिए कि क्लास 7th एसएसटी बुक इन हिंदी मीडियम पीडीएफ। ये आप लिख दीजिए, सर्च करोगे, आपको जो सबसे पहला ही लिंक मिले आप उसी पे क्लिक करके वहीं से आप उसको हिंदी मीडियम के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। वो पीडीएफ में आपको वो बुक मिल जाएगी। आजकल चैप्टर मिल जाते हैं सारे के सारे। तो हमें तो एक ही बात को ध्यान में रखना है कि पूरी किताब नहीं पढ़नी, और दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है उसे ढूंढना है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की बुक के अंदर वो टॉपिक जो हमारी यूनिट के अंदर है वो कहाँ कहाँ से है। और उन टॉपिकों को जब आप पढ़ रहे हो तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप तो एग्जामिनर हो, वहाँ पे आप स्टूडेंट वाला दिमाग मत लगाओ। आप एक शिक्षक हो, आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बच्चों के लिए पेपर बनाना है, और आपने 17 लाख की भीड़ में से छंटाई करनी है। आपको पता है ना कि 16-17 लाख फॉर्म भरे हुए हैं, तो उन 17 लाख में से छंटाई करनी है, और छंटाई करके आपने लिमिटेड से 3000 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए आप उसी तरीके से अगर माइंड सेट से आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपका माइंड सेट पहले से तैयार होगा कि पेपर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और दूसरा कि आपको वो पेपर को या किताब को पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। आपको वो कंसेप्ट भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये बात हुई थी और मैंने इस बात में से ये मैटर उठाना है यहाँ से। तो कहने का मतलब आपकी मेहनत आधी हो जाएगी, सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। तो आगे यूनिट 3, 4, 5 इस प्रकार से हम टोटल 11 यूनिट तक सफ़र करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से
मैं आपको मेरी बात समझा पाया हूँ। जो मैंने फैक्ट रखे हैं वो मैं एक बार फिर से थोड़े से रिपीट कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले आरबीएससी और एनसीईआरटी की क्लास 6 से 10 तक की जो बुक है उसको पूरा नहीं पढ़ना। आपने ये पढ़ना है कि इन किताबों के अंदर कौन से टॉपिक दिए हैं या कौन से पार्ट हैं। उन पार्ट के नाम तो हमें पता होंगे, वो हमें शुरू में मिल जाते हैं। अब शुरू में आपको नाम मिल रहे हैं, आपने मिलान करना है कि आपकी यूनिट जिसका टेस्ट होने वाला है उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वो टॉपिक आपको कौन से पार्ट में से मिलेंगे। क्या कक्षा 6 में से मिलेंगे? हो सकता है कक्षा 6 में मिले ही ना, वो टॉपिक ही ना हो, या हो सकता है कक्षा 7 वाले में ना हो, 8 वाले में ना हो। तो जिस भी किताब के अंदर वो टॉपिक मिले, आपने उस किताब का केवल वो पार्ट पढ़ना है, पूरा सारी पार्ट नहीं पढ़ने आपने। और उस पार्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि अगर आप प्रश्न बना रहे होते, आप मेरी जगह होते, तो आप कौन से प्रश्नों का चुनाव करते। अगर मेरी ये सीख आपको समझ में आ गई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अगला पेपर होगा यूनिट 3 उसमें आपके आराम से 120 प्लस नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा खेल उसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स आप तो मैंने एक एक चीज़ माइंडसेट आपके शायद तक मैंने एक एक बात क्लियर कर दी है कि पेपर बनाने का नज़रिया। और अब अगर और भी उसे आसान करना चाहूँ तो एक सबसे बड़ी बात और है, वो आप और ध्यान दे सकते हो। आप रीट के पुराने पेपर उठाइए और आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप ना प्रश्नों की लाइनें जो है प्रश्न हैं उनका देखिए, उनकी बनावट कैसी है, कि वो क्वेश्चन किस प्रकार के बना रहे हैं। जैसे कि सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हो गए, मिलान करने वाले क्वेश्चन हो गए, इनमें से नहीं है इस वर्ड का यूज करते हैं, अप्रमाणिक है इस शब्द का प्रयोग करते हैं, ये नियोजित नहीं है ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपने उन भाषाओं को क्या करना है, उस प्रकार की प्रश्नों की भाषा को मार्क करना है और उन प्रश्नों को अलग से लिखना है कि अच्छा ये पूछना क्या चाह रहा था। वो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। वो चाहता है कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, उत्तर उसके सामने है लेकिन वो आपको कन्फ्यूज करता है, बड़े सिंपल से प्रश्न को घुमा करके डाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इसी को बोलते हैं 12वीं का स्तर। आपने जैसे नाम सुना होगा ना सिलेबस में कि परीक्षा तो कक्षा 10 के लेवल की होगी लेकिन कठिनाई का स्तर 12 का होगा। तो ये कठिनाई का स्तर 12 यही है कि आपके माइंड के साथ खेलने की उसने इजाज़त ले ली है आपसे और आपको पहले से अलर्ट कर दिया है कि पेपर तो मैं 10वीं तक का ही बनाऊंगा लेकिन उसको घुमाऊंगा इस तरीके से, उस प्रश्न की भाषा ऐसी होगी कि वो कठिनाई का स्तर आपको लगेगा 12वीं के जैसा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या आपको लगता है कि इससे भी आपको कोई मदद मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक पर मेरे से चर्चा करना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक पर मेरे से अगली वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपके सुझाव और आपके मांग के अनुसार मेरी अगली वीडियो बहुत जल्दी आपके बीच आ जाएगी। आपको अपने भावी प्री टेस्टों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना से बचे हुए हैं और अपने परिवार को भी बचाए रखे हैं और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं मेरी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।